राम राम सभी को। मैं नीतीश मलिक ऑन स्टडी हब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। इसमें सरकार से टकरा रहा है भर्ती माफिया, एचसीएस चेयरमैन और अफसरों को गोली मारने की धमकियां। तो इसमें क्या है कि जो भोपाल सिंह खत्री जी हैं, चेयरमैन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के, उनको और जो अन्य अधिकारी और जो कर्मचारी हैं उनको गोली मारने की धमकी या मतलब धमकाया जा रहा कॉल करके। तो हरियाणा में सरकारी नौकरियां लगवाने के नाम पर युवाओं को ठगने वाले भर्ती गिरोह अब सीधे सरकार से टकराव ले रहे हैं। सरकार की सख्ती के बाद इन गिरोह के सदस्यों ने एचसीएस के अधिकारियों और कर्मचारियों को फ़ोन करके गोली मारने की धमकी दी। तो यह घटनाक्रम हुआ है। इसमें जो भर्ती माफिया है जिसने कॉल किया है, उसने बताया कि जो 125 लोग आपने अभी ये हरियाणा पुलिस में वास्तविक युवाओं के स्थान पर फिजिकल टेस्ट देने जो गए थे, फिजिकल देने गए थे, वो बच्चे पकड़े हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए और उनके लिए रिश्वत देने की बात की गई कि 4 से 5 लाख रुपये प्रति व्यक्ति का आप लेकर इनको छोड़ दिया जाए। तो लग रहा है कोई बड़ा गिरोह है इसके पीछे और इनके पकड़ने से उसका नाम सामने आ सकता है। वे जो व्यक्ति हैं वे उनको अब मतलब ये डर हो चुका है कि आप जल्दी फंसने वाले हो, तो इसीलिए वे ऐसी हरकत करने लग रहे हैं। तो इस पर पुलिस को शिकायत कर दी गई है और जो अब वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हैं वहाँ पर भी जो सादी वर्दी में पुलिस तैनात रहेगी, किस जवान सादी वर्दी में वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं ताकि चौकसाई रह सके और कोई ऐसी घटना को अंजाम ना दिया जा सके। तो अब अगली न्यूज़ है, 750 लड़कियों ने छोड़ी अतिरिक्त अंक की दावेदारी, 72 अभी भी संदिग्ध, आयोग ने दिए नोटिस। तो महिला पुलिस कांस्टेबल का मामला है ये। इसमें जो रिजल्ट आया था उसमें से 750 बच्चियों ने तो जो गलत नंबर लिए थे उसकी दावेदारी स्वेच्छा से सरकार ने इनको मौका दिया था। 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के बीच में ये पंचकुला परेड ग्राउंड में जाकर एक परफॉर्मा था जो वेबसाइट से डाउनलोड हो रहा था, वो भर के देना था। तो उस टाइम पे 750 बच्चियों ने इसका बेनिफिट लिया था और काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने साथ में अलग अलग भर्तियों के बच्चों ने उसका बेनिफिट लिया था और खुद ये मान लिया था कि हमने गलत नंबर लिए हैं, चाहे वे सामाजिक आर्थिक मानदंड के थे या अनुभव के थे। लेकिन 72 लड़की आप भी ऐसी हैं जिन पर सीआईडी ने जो जांच रिपोर्ट सौंपी है उसमें ये सौंपा है कि इनके घर में नौकरी है और ये भी झूठ बोल रही हैं। तो उनके दोबारा से अब डॉक्यूमेंट मंगाए गए हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो ये वही मामला है। अब महिला सिपाही भर्ती में भी फर्जीवाड़ा ये दोबारा से आ गई है न्यूज। इसमें जो 1100 चयनित अभ्यर्थी उसमें से 72 झूठे पत्थर शपथ पत्र देकर अतिरिक्त अंक हासिल किए। अब इनका होगा क्या? अगर ये सच में झूठे अंक लिए हैं तो इनको बाहर कर दिया जाएगा और इनके नीचे जो रियल में जो लड़कियां हैं 72 और बच्चियां जो, उनको लिया जाएगा इनकी जगह पे वेटिंग लिस्ट से। तो 75% रोजगार कानून में बदलाव के रास्ते अब भी खुले हैं। तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने, ये अगली न्यूज़ है जिसमें उद्योगपति आश्वस्त रहे, जरूरत पड़ी तो रोजगार कानून में बदलाव किया जाएगा। अभी क्या किया इन्होंने, निजी क्षेत्र में जो नौकरियों में 75% रोजगार देने का कानून ला दिया है कि आप हरियाणा के नागरिक को ही दो। तो अब ये बिजनेसमैन को कह रहे हैं, उद्योगपतियों को कह रहे हैं कि आप भी मतलब डरो मत, अगर हमें ये लगेगा कि कुछ गलत हुआ आपके साथ तो हम दोबारा से इसमें सुधार कर देंगे। तो ये बोला जा रहा है। अच्छा, और अगली न्यूज़ है, पुरुष सिपाही भर्ती में गड़बड़ी करने वालों की संख्या भी बढ़ी। 5500 पुरुष सिपाही भर्ती में गड़बड़ी करने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। दूसरों के स्थान पर पेपर देने और दौड़ लगाने वालों की संख्या 102 से बढ़कर 133 पहुंच गई है और पुलिस अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। तो इसमें से ना मोस्टली बच्चे के पर केस होगा, जो जिसकी जगह देने आया है उस पर भी और जिसकी जगह पे आया है उस पर भी और जो देने आया है उस पर भी, दोनों पर कार्रवाई होगी। और जो गिरोह इनको मतलब बहका रहा था कि हम आपका काम करवा देंगे, कोई ना कोई तो गिरोह है जो मतलब अब धमकी भी देने लग रहा है, तो उसको उसको भी पकड़ा जाएगा। 5वीं और 8वीं में फेल बच्चों को दोबारा देनी होगी परीक्षा। ये क्या मामला कि अभी तक तो 8वीं तक आप फेल नहीं कर सकते थे किसी को, लेकिन अब क्या है, दोबारा से यह नीति लाई जा रही है कि 5वीं तक तो फेल नहीं कर सकते किसी को भी, लेकिन 5वीं से 8वीं क्लास तक के बच्चों को फेल किया जा सकता है। और जो फेल होंगे उनको 2 महीने एक्स्ट्रा पढ़ाओ और फिर उनकी परीक्षा लो। अगर वे फिर भी पास नहीं होते हैं तो उनको दोबारा से उसी क्लास में एडमिशन दिवाया जाएगा। अगली क्लास में उनका एडमिशन नहीं होगा, अगली कक्षा में उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये नीति दोबारा लाई जा रही है। तो काफ़ी कम बच्चे ही ऐसे होंगे जिनको 2 महीने पढ़ाने के बाद भी पास नहीं होंगे, तो सभी पास हो ही जाएंगे। और जो नहीं होगा उसको तो आपको पता चली गया, आप दोबारा उसी क्लास में एडमिशन होगा। और मुख्यमंत्री ने, नेक्स्ट न्यूज़ है, मुख्यमंत्री ने पीपी वॉलंटियर से किया सीधा संवाद, परिवार पहचान पत्र पर दे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, मनोहर लाल खट्टर। तो ये क्या है, अब जो फैमिली आईडी बनी थी ना उसका मामला है। इसमें है ना, इन्होंने स्वेच्छा से पंजीकरण करवाया था लोगों का जो उसमें कार्य करना चाहते हैं, मतलब जो फ्री समाज सेवा करना चाहते हैं, उधर जाके कोई पैसा नहीं मिलने वाला। तो 1485 लोग ऐसे थे जिसमें स्टूडेंट भी हैं जो
जिन्होंने खुद ये बोला कि हाँ खुद अपना पंजीकरण करवा, हम ये काम करेंगे, तो उसके लिए इन्होंने खुद, मुख्यमंत्री ने उनसे बात की और उनकी सराहना की इस काम के लिए। तो इसमें क्या करेंगे, वे घर घर जाकर मतलब ये चीज़ चेक करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन दी है क्या वो ठीक है, मतलब जितनी उन्होंने आय बताई है क्या वह आय ठीक है, उनकी उनकी जन्मतिथि सबकी ठीक है या नहीं है, व्यवसाय, शिक्षा, जाति, अगर कुछ गलत होगा तो उसको ठीक करवाया जाएगा, और ठीक होगा तो उसको सत्यापित कर दिया जाएगा। तो नियम 134 से 20,802 आय प्रमाण पत्रों में से मात्र 4430 मिले सही। तो भाई ये तो बहुत गलत बात है कि एक बार किसी चीज़ का बेनिफिट सरकार देने लग जाए तो मतलब सही जगह है तो बेनिफिट पहुंच ही नहीं पाता। पहले मतलब लोग एक थोड़ी सी अपनी वो लाभ लेने के लिए इतनी झूठ बोलने लगे हैं कि इतनी उम्मीद नहीं थी कि 24,000 जो 802 दिए गए आय प्रमाण पत्र, उसमें से 4430 ही ठीक निकले हैं, बाकी सब जब उनके फैमिली आईडी से मिलाया गया ना तो ये सब गलत निकले। और जो भी ऐसे बच्चे थे ना जिनके माँ बाप ने गलत आय प्रमाण पत्र बनवा के दिया, उनको एडमिशन नहीं मिलेगा नियम 134 के तहत। तो इसमें आप सभी को पता है कि प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क दाखिला दिलाया जाता है गरीब बच्चों को, तो ये वो वाला होता है 134 से। अब बोर्ड ने मुक्त विद्यालय परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की तारीख 31 तक बढ़ा दी है। तो ये क्या है, हरियाणा प्रदेश में जो हरियाणा ओपन स्कूल होता है ना, तो उसके फॉर्म्स की डेट है जो इसको परीक्षा देनी है उसमें, चाहे वो अभी फ्रेशर हो या पिछला ईयर का हो या नंबर बढ़वाने हो, तो वो अभी लेट फीस के साथ भरे जाएंगे। ये तो 17 जनवरी तक भरे जाने थे, लेकिन अब ये 31 जनवरी तक कर दिए गए, पर अब 1,000 रुपये लेट फीस लगेगी इन पर। तो जो बच्चा रह गया है और अब उसको पता चल रहा है तो वो भी भर ले लेट फीस के साथ, ताकि उसका साल खराब ना जाए। तो विजिलेंस ने HCS जो हरियाणा सिविल सर्विस है, अमरिंदर सिंह मन्हास को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है। हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का RTA और तहसील कार्यालयों के भ्रष्टाचार पर यह कार्रवाई हुई है। तो इसमें क्या हुआ, अब ये अम्बाड़ा का था RTO जो परमानेंट है, लेकिन इसको अतिरिक्त बार दिया गया था क्योंकि अम्बाड़ा वाला जिला अधिकारी छुट्टी पर गया था, वहाँ का इसको HCS को अतिरिक्त बार मिला था। तो उसमें अम्बाड़ा में ये फंसा है, इसने वहाँ पर पूरा नेटवर्क बना दिया था एजेंटों का जो रुपये लेते थे, और उसमें DTO चालक समेत 3 आरोपियों की तो पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है, और अब ये भी फंस गया है। तो ये दूसरा मामला है हरियाणा का। पहले तो HCS अनिल नागर फंसा था जो उप सचिव था HPSC का, और अब ये फंस गया है अमरिंदर सिंह मन्हास। तो पता नहीं है क्या चल रहा है कि इनकी सैलरी इतनी ज़्यादा होती है, सरकार इनको इतनी फैसिलिटी देती है, फिर भी इनका उसमें काम नहीं चलता, इनको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। तो अब इसको तो एक्स्ट्रा मिल गया है बाकी ये गलत काम करने नहीं चाहिए। और एक है नायब तहसीलदार को भी विजिलेंस ने रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया। तो ये दूसरा मामला है। हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो प्रवक्ता ने महेंद्रगढ़ जिले के सतनाली तहसील में कार्यरत नायब तहसीलदार अमित कुमार को 14,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि नायब तहसीलदार की जो सैलरी होती है वो 1 लाख से ज़्यादा होती है आज के टाइम पे, तो ये 14,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। तो आप देख लो, इसके साथ साथ जो रजिस्ट्री कलर सोमवीर है वो भी पकड़ा गया है। तो ये इसकी भी न्यूज़ आज आई है। तो ये जो रंगे हाथों पकड़े जाते हैं इन पर काफ़ी सख्त कार्रवाई होती है। हरियाणा के नए स्टार्टअप IT आधारित उद्योगों को 2 साल के लिए 75% रोजगार देने से छूट है। तो कुछ ऐसे जो ये नया कानून लाया तो उसमें कुछ छूट दी गई है कुछ जो कंपनीज हैं IT क्षेत्र की, क्योंकि इनके लिए जल्दी सी आपको कर्मचारी मिलते नहीं हैं जो सक्षम कर्मचारी होते हैं उस फील्ड के, तो इसीलिए इनको थोड़ी बहुत छूट दी गई है। बाकी ये सब पर लागू होगा 75% वाला, और इस पर लगातार युवा हरियाणा के रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं उस पोर्टल पर। अगर आप भी बेरोजगार हैं और निजी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो आप भी उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगली न्यूज़ है, प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए अभी और करना पड़ेगा इंतजार। तो प्रदेश में जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं, अभी थोड़ा सा टाइम ऊपर ही हो गया, लेकिन कोरोना की वजह से अभी भी इलेक्शन नहीं होंगे, तो अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 23 फरवरी 2021 को पंचायत का जो कार्यकाल है वो ख़त्म हो चुका है 2021 को, पिछले साल ही, और अब 1 साल तो ऊपर होने वाला है। लेकिन कोरोना की वजह से ये पंचायती चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, तो इनमें और टाइम लगेगा, हो सकता है 15 अप्रैल तक तो हो ही ना। तो हरियाणा पुलिस के ध्वज और लोगों का प्रेसिडेंट कलर अवार्ड है। तो इसमें क्या होता है, ये हरियाणा पुलिस का ध्वज तो पहले भी था, लेकिन है ना ये जो भी पुलिस अच्छा काम करती है ना उसको ये अवार्ड दिया जाता है, लोगों का प्रेसिडेंट कलर अवार्ड अब की बार हरियाणा पुलिस को मिला है। तो ये मैं आप स्क्रीन पे देख लेना, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा इसको। तो स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा, तो आप देख लो कि ये कलर अवार्ड दिया जाता है, इस रंग का हमारा झंडा है, और कलर अवार्ड देने पे ये हमें अभी
जो अभी झंडे का रूप आया है, जो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया है, तो उसमें बस थोड़ा सा ग्लो हो जाता है। ये कलर प्रेसिडेंट कलर बोला जाता है इसको। ये अच्छा काम करने के लिए किसी भी पुलिस को दिया जाता है। पिछली बार हिमाचल प्रदेश की पुलिस को दिया गया था ये, उससे पिछली बार पंजाब पुलिस को दिया गया था। तो हर साल दिया जाता है, पेपर में भी पूछा जाता है। तो हरियाणा पुलिस से रिलेटेड जो भी भर्ती आएंगी उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनडीए में महिलाओं की सिर्फ 19 संख्या क्यों सीमित रखी गई है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से तलब किया जवाब। तो ये क्या मामला है इसमें? जो एनडीए में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है उसमें महिला उम्मीदवारों की सीट 19 ही सीमित रखी गई है। जब पहले 21 में वैकेंसी निकली थी तो सरकार ने कहा था 19, आप इतने कम लड़कियों की संख्या क्यों भर्ती कर रहे हो, 19 ही निकाली है बस वैकेंसीज। तो सरकार ने कहा था अभी जो फैसिलिटीज़ है ना लड़कियों के लिए, हम पहली बार भर्ती के लड़कियों का मतलब ले रहे हैं एनडीए के थ्रू। तो हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं, बुनियादी ढांचे हैं, वे अभी विकसित नहीं हो पाए हैं महिलाओं के लिए, तो पहले वो विकसित कर ले फिर हम सीटों को बढ़ा देंगे। लेकिन 2022 में भी इन्होंने 19 ही सीट निकाल दी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जवाब मांगा है कि क्या अभी तक बुनियादी ढांचा नहीं हुआ है या आप ये 19 सीट ही फिक्स करना चाहते हो? तो अभी हो सकता है ये सीट अगली बार से बढ़ कर आएँ, क्योंकि 19 सीट तो काफ़ी कम है, तो ये सीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ कर आएंगी। आंगनबाड़ी कर्मियों का नेक्स्ट न्यूज़ है, आंगनबाड़ी कर्मियों का सीएम आवास कूच पुलिस ने रोका। तो इसमें क्या है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ये काफ़ी दिन से प्रोटेस्ट कर रही हैं, इनकी बातों को सरकार अनसुना कर रही है काफ़ी दिन से। तो लगातार इनका प्रदर्शन चलता रहता है, ये वर्कर्स और हेल्पर्स। तो अभी देखते हैं, इन्होंने कल प्रदर्शन किया तो सीएम आवास के वहाँ पर ही इन्होंने प्रदर्शन करना चाहा, लेकिन वहाँ से इनको हटा दिया। लेकिन फिर भी ये सिरसा में जो बिजली मंत्री के आवास पर पहुँच गई, वहाँ से भी फिर इनको हटाया गया। तो इनका प्रदर्शन जारी है। अगली न्यूज़ है, नीट यूजी दाखिले के लिए आज से शुरू होगा पंजीकरण। तो नीट की आज से काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। कोरोना काल में कोरोना काल में आईटीआई की सीबीटी परीक्षा होगी। तो ये नेक्स्ट न्यूज़ है। इसमें क्या है कि फाइनल जो परीक्षा है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से कराई जाएगी कोरोना की वजह से आईटीआई के बच्चों की। तो इसके लिए इन्होंने डाला है, जिला नोडल अधिकारी ने। कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। परीक्षाओं का शेड्यूल डीजीईटी निर्धारित करता है और सीबीटी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया गया है। तो परीक्षाओं में कोविड-19 के सभी गाइडलाइन व हिदायतों का पालन किया जाएगा। तो 30 मच्छाल जिला नोडल अधिकारी आईटीआई। तो अब की बार इनकी परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होंगी। तो ऐसा पहली बार हो रहा है और वो भी कोरोना की वजह से। 23 से 24 फरवरी को बिजली कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। केंद्र सरकार की निजीकरण की नीतियों के विरोध में आगामी 23 व 24 फरवरी को देश के 27 लाख बिजली कर्मचारी, मतलब इसमें हरियाणा के नहीं, पूरे देश से जो 27 लाख बिजली कर्मचारी हैं वह इंजीनियर 2 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। चंडीगढ़ के बिजली निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारी प्रदेश भर में विरोध कर रहे हैं। तो मतलब ये क्या है कि हर एक राज्य में ही ये हो रहा है कि निजीकरण हो रहा है बिजली का, तो उसके विरोध में इनका प्रदर्शन है। खेल नर्सरी में भाग लेने के लिए 20 तक आवेदन है। तो ये नेक्स्ट न्यूज़ है। इसमें क्या, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल नर्सरी योजना जो 2022-23 शुरू की है, जिसके तहत सरकारी निजी शिक्षण संस्थानों एवं निजी खेल संस्थानों में खेल नर्सरी आरंभ की जाएंगी। तो इसके लिए आप कोई भी आवेदन कर सकता है जो उसके आवेदन के लिए इच्छुक हो। तो 20 जनवरी तक है टाइम है उसके लिए। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी पीछे से, जिसमें खेल नर्सरी का मैंने बताया था कि ये जो 1100 खेल नर्सरी के करीब बनाई जा रही है हरियाणा में, जिसमें कितनी सरकारी होंगी कितनी निजी होंगी, क्या बेनिफिट होंगे, उसके लिए मैंने अलग से बताया था आपको। तो वो देख लेना अगर किसी को देखना हो तो। 31 तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। तो ये तो मैंने आपको पढ़ाई दिया। ये वही है हरियाणा मुक्त शिक्षा वाला, जो हरियाणा ओपन स्कूल है उस वाला ही है। ये भी हमने कर लिया है खबर की हरियाणा में 1100 में से 72 कांस्टेबल अभ्यर्थी फर्जी मिली। हाड़तोड़ जाड्डा प्रदेश में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं ने ठिठुराया। तो इसमें क्या है कि प्रदेश में शीतलहर अभी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं। तो उसकी वजह यही है कि जो बर्फबारी हो रही है पहाड़ी क्षेत्रों में, तो उसकी वजह से मैदानी क्षेत्र में काफ़ी ठंड है और हवाएं चल रही हैं। और इन्होंने लिखा है कि 21 से 23 जनवरी तक, मतलब हरियाणा में 22-23 की इन्होंने पूरे प्रदेश में ही बारिश की संभावना बताई है। 22-23 जनवरी की पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना है। अभी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत में तीसरी लहर को लेकर डब्ल्यूएचओ ने सलाह दी है कि अभी आप पूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, अपने रिस्क के मुताबिक आप बैन लगाएं। जहां मतलब ये कह रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ तो नहीं होने दें, लेकिन भारत में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। डब्ल्यूएचओ कह रहा है ये बात है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो, उसने भारत के लिए मतलब स्पेशल रिपोर्ट निकाल ली है, तो उस पर ये आर्टिकल छपा न्यूज़ का।
तो अब ये राजनीति का आ गया है। केजरीवाल ने किया ऐलान, पंजाब में आपका सीएम का चेहरा होंगे भगवत, पर आपके मान का भार। तो यही है, राजनीति से तो दूर ही रहना उतना ही अच्छा है। लेकिन हम इस आर्टिकल को एक बार देख लेते हैं। जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने पंजाब में जो सीएम का चेहरा वो घोषित कर दिया है। अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी जीतती है, आप पार्टी जीतती है, तो वहाँ भगवत मान जी को सीएम बनाया जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है। ऑटो चालक स्वास्थ्य कर्मी होंगे परेड के खास दर्शक। तो अब की बार जो बीट रीटिंग पर इस बार भव्य कोरोना संक्रमण के खतरों के चलते दर्शकों की संख्या में भारी कटौती की गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण भले ही राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार दर्शकों की संख्या को बेहद कम करने का फैसला लिया गया, मगर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर गणतंत्र दिवस समारोह में कोरोना से मोर्चा ले रहे अग्रिम पंक्ति में स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मचारी और ऑटो चालकों और मजदूरों को विशेष रूप से परेड देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो सबसे अगली जो लाइन होती है उनमें इनको बिठाया जाएगा, ये इनके सम्मान के लिए किया जा रहा है। तो अब की बार हम अपनी जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का 75 साल पूरे हो गए हैं भारत को आज़ाद हुए, तो इसके उपलक्ष्य पे यह काम किया गया है। और 5 से 8 हज़ार लोगों को राजपथ पर जाने का मौका मिलेगा। 1 हज़ार ड्रोनों का होगा विशेष शो, तो इसमें अब की बार 1 हज़ार ड्रोन का भी शो किया जाएगा। तो ये भारत का काफ़ी गौरव का पल होता है, क्योंकि आज़ादी भारत को ऐसे ही नहीं मिली है। बहुत से वीर सेनानियों ने अपनी जान का बलिदान देकर आज़ादी भारत को हासिल कराने में वो किया है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और बहुत से वीर सेनानियों का, जिनके बारे में हम पढ़ ही नहीं पाते, उनका योगदान रहा है। तो अगली न्यूज़ है, अपनी अक्षमता पर रखे भरोसा। ये कुछ नहीं है, इसमें एक काउंसलर है, इसने सलाह दी है कि बच्चे इस पे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम क्या करें आगे, तो ये सलाह देता है। 7 साल बाद सिर्फ बल्लेबाज के रूप में खेलेंगे कोहली। तो अब क्या है कि जो भारतीय क्रिकेट टीम के विराट कोहली हैं, इनको अब कप्तानी नहीं, छीन ली गई है इनसे कप्तानी। अब ये कप्तान नहीं है भारतीय टीम के। अब केएल राहुल को भारतीय टीम का वनडे टीम का कप्तान बना दिया गया। इनके पास ओनली टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी है, वनडे की और T20 की राहुल के पास दे दी गई है, केएल राहुल के पास और रोहित शर्मा के पास। अगर रोहित शर्मा टीम में मौजूद होंगे तो रोहित शर्मा कप्तान होंगे, और केएल राहुल होंगे तो केएल राहुल होंगे, मतलब दोनों होंगे तो रोहित शर्मा कप्तान होंगे। लेकिन रोहित शर्मा अनुपस्थित होंगे तो फिर केएल राहुल कप्तानी करेंगे टीम की। वैसे तो रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया है ओडीआई टीम का और T20 टीम का, लेकिन अगर वो नहीं होंगे तो केएल राहुल कप्तानी करेंगे। तो आज के वनडे मैच में वो नहीं खेल रहे हैं, तो इसीलिए केएल राहुल कप्तानी करेंगे। और आज भारत और दक्षिण अफ्रीका का वनडे सीरीज का दोपहर 2 बजे मैच है। आज से ये सीरीज स्टार्ट होने लग रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, भूखमरी से मौतों पर 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करें। हर राज्य में सामुदायिक रसोई खोलने की मॉडल योजना बनाए केंद्र सरकार। तो अभी क्या हुआ है कि काफ़ी जो मौतें भारत में भूखमरी से हुई है, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। तो ये अगली न्यूज़ है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना बनाए जिसमें सामुदायिक रसोई खोली जा सके, काफ़ी कम रेट पर गरीबों को खाना उपलब्ध कराया जा सके। तो इसके लिए अब केंद्र सरकार देखते हैं क्या योजना बनाती है। 2 हफ्ते में रिपोर्ट जारी करनी है। तो अगली न्यूज़ है, केंद्र ने जारी की कोरोना इलाज की नई गाइडलाइन। स्टेरॉइड देने से बचें डॉक्टर्स, इससे ब्लैक फंगस का खतरा। ज़्यादा खांसी हो तो टीबी की जांच कराए। तो यही है, कोरोना में डॉक्टरों को खास मना किया गया है कि स्टेरॉइड का यूज़ ना करें। आप दवाई दें तो उसमें स्टेरॉइड प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखें, क्योंकि उससे ब्लैक फंगस का खतरा हो जाता है। फिर कोरोना तो ठीक हो जाता है और ब्लैक फंगस हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा गलत है। तो इसीलिए सभी डॉक्टरों को बार बार यह बोला जाता है कि आप इस गाइडलाइन को फॉलो करें और स्टेरॉइड ना दें मरीजों को। तो विजिलेंस ब्यूरो ने घूसखोरी में एचसीएस अफसर को पकड़ा, ये भी हमने पढ़ लिया है। ये वही है जो एचसीएस अधिकारी अमरिंदर सिंह मनीष पकड़े गए थे। आम बजट में नौकरी पेशों को मिल सकती है टैक्स छूट। तो केंद्र ने रियायतें दी तो हो सकती है लाखों की बचत। तो ये क्या है कि 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी। तो उसके लिए कह रहे हैं, अगर छूट दी गई नौकरी पेशे वालों को तो उसके लिए सरकार हो सकता है कि छूट दे, तो उनको काफ़ी मतलब और भी तोहफे दे सकती है लोगों को, टैक्स वगैरह में छूट देकर या कुछ सीमा बढ़ाकर। तो ये देखते हैं क्या होता है, इसमें कितनी छूट दी जाएगी, कौन से तोहफे सरकार देगी या कौन सी चीज़ें महंगी होंगी। सोने का आयात शुल्क 4% करे सरकार है। तो ये भी बस मांग है एक कि ऐसा किया जाए।
जीएसटी अभी इस पे कह रहे हैं कि ये 4% लगे, फिलहाल 7.5% लगता है सोने पर, तो ये 4% की डिमांड कर रहे हैं। प्रदेश में कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित 25 से 34 आयु वर्ग महिलाओं से ज़्यादा पुरुष प्रभावित है। तो ये अभी जो कोरोना की तीसरी लहर चल रही है इसमें कह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में 25 से 34 साल की आयु वर्ग के जो पुरुष हैं वे ज़्यादा इससे प्रभावित हैं। अगली न्यूज़ है, खेल मंत्री की नसीहत, फर्जी फेडरेशनों के चक्कर में न पड़े अभिभावक। और फरीदाबाद की 2 बेटियों के मामले में हमारे दरवाजे खुले हैं, खेल नीति के अनुसार मदद की जाएगी। जल्द ही हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन की बैठक बुलाई जाएगी। संदीप सिंह जो हरियाणा के खेल राज्य मंत्री हैं वे सरदार संदीप सिंह हैं, जो पहले पूरे इंडिया की हॉकी टीम के कप्तान भी रहे हैं ये। तो इनको हरियाणा का खेल राज्य मंत्री बनाया गया है। तो इन्होंने कहा है कि जो खेल नर्सरी खोली जाएंगी तो उसमें किसी भी फर्जी फेडरेशन के चक्कर में कोई भी अभिभावक नहीं आए। तो इसमें जो भी मतलब बच्चा होगा जो खेल में इंटरेस्टेड होगा, खेलना चाहता होगा, उसको सरकार मदद करेगी। और दूसरा ये क्या है कि फरीदाबाद की 2 बेटियों के मामले में हमारे दरवाजे खुले। इसमें क्या है, किक बॉक्सिंग की मान्यता पर कुछ तकनीकी पैच है। जो किक बॉक्सिंग है हरियाणा में उसको मान्यता नहीं है अभी तक, तो उसका मामला है। फरीदाबाद की रहने वाली 2 बहन हैं जो किक बॉक्सिंग खेलती हैं, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने काफ़ी मेडल जीते हैं, जिसमें मोनल और निरल, ये 2 बच्चियां हैं, मोनल कुकरेजा और निरल कुकरेजा। तो इनकी जो माता है निशा कुकरेजा, इन्होंने बताया कि दोनों बेटियों के सामने कई बार इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा में जाने के लिए आर्थिक चुनौतियां पेश आती हैं। यही कारण है कि रोटरी क्लब के समाज सेवियों ने इन बच्चियों का खेल जारी रखने के लिए कई बार मदद की है। तो दोनों बेटियों की मां ने बताया इन्हें लगभग 8 साल बॉक्सिंग करते हो गया है, किक बॉक्सिंग करते हो गया है। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक प्राइवेट जो फेडरेशन है जिन्होंने इनकी मदद की है, तो इन्होंने ऐसा बयान दिया था। तो इन्होंने कहा था कि हरियाणा सरकार ने इनकी बेटियों की अभी तक कोई ज़्यादा मदद नहीं की है, तो एक प्राइवेट फेडरेशन कर रही है, तो उसी पर ये बयान दिया गया है। और इस पर संदीप सिंह ने भी वो लिया, इसको इसको नोटिस किया और इन्होंने कहा है कि मतलब इनका हम देखेंगे कि इस किक बॉक्सिंग को भी मान्यता देंगे और इन बच्चियों की भी सहायता की जाएगी। और ज़्यादा अभिभावक प्राइवेट फेडरेशन के चक्कर में ना फंसे, क्योंकि इसमें प्राइवेट में क्या होता है कि रियल लोग कम हैं, जो एनजीओ वगैरह फेडरेशन बनाते हैं तो वो रियल में मदद कम करते हैं और फर्जी ज़्यादा चलते हैं डॉक्यूमेंट्स में। तो जो कुछ मतलब अपने अलग ही काम धंधे करते रहते हैं गलत तो बस फर्जी बना लेते हैं, तो जो रियल सहायता करने वाले फेडरेशन हैं, एनजीओज हैं, वो बहुत कम है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है। बाकी रोटरी क्लब की तो हम भी प्रशंसा करते हैं जो इन्होंने बच्चियों की मदद की। प्रदेश में ई टिकटिंग मशीनों के लिए अभी करना होगा इंतजार। तो नेक्स्ट न्यूज़ है कि हरियाणा प्रदेश में जो आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह या और प्रदेश में जो ई टिकटिंग का है, हरियाणा प्रदेश में भी है लेकिन काफ़ी कम है। लेकिन अभी सभी के लिए आप कंडक्टर के पास ई टिकटिंग की मशीन देखेंगे जिसमें बस वो उसके स्टेशन बनेगा कि ये किस स्टेशन से किस स्टेशन तक जाएगा और खुद इस पर टिकट प्रिंट होके आएगी। तो ये उसके लिए आर्टिकल है कि शुरुआत के दौरान लंबे रूटों पर ई टिकटिंग की मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी और प्रदेश में अभी ई टिकटिंग मशीनों के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मार्च तक संभव हो पाएगा, मतलब 1-2 महीना और लगेगा अभी। नेक्स्ट न्यूज़ है, एक वाहन का 3 बार किया रजिस्ट्रेशन, 14 गाड़ियाँ ऐसी पकड़ी। तो इसमें क्या था कि फर्जी दस्तावेज और चेसिस नंबर तैयार कर गाड़ियाँ बेची जाती थी और इसमें कई जगह पर रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता था। तो आजकल तो सब ऑनलाइन है। जब आंकड़े मैच किए गए तो एक गाड़ी तो ऐसी मिली है जिसका 3 बार रजिस्ट्रेशन हुआ है और 14 गाड़ियाँ ऐसी पकड़ी हैं और इस पर कार्रवाई होगी और भी गाड़ियों को चिन्हित किया जा रहा है। अगर कोई ऐसा मामला है तो और भी लोगों को इसमें पकड़ा जाएगा। लेवांडोव्स्की ने कहा, यह पुरस्कार जीतकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। तो लेवांडोव्स्की ने अब की बार जीता है फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का जरूर पूछा जाएगा जो भी आगामी परीक्षा होंगी उसमें, कि फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का किसने पुरस्कार जीता है। ये मोस्टली मेसी वगैरह जीतता था या रोनाल्डो जीतता था, लेकिन अब की बार लेवांडोव्स्की ने इसको जीता है। तो इसको याद रखना। बस आज के न्यूज़पेपर में यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो हमें देखनी चाहिए थी। ये मैंने अलग से पीडीएफ बना ली थी आज के न्यूज़पेपर से। तो बस यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना चैनल सब्सक्राइब करके जाना।